नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माई एकेडमी पे। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, हिस्ट्री ऑफ तालिबान, यानी तालिबान की पूरी कहानी A to Z। मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये तालिबानी है कौन, ये क्यों पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय ये लोग बने हुए हैं, इनका उदय कैसे हुआ, कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का क्या रोल था इनके उदय में, यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसको हम कहते हैं, यूएसए, इन सभी का क्या रोल था इनको जन्म देने में। आइए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी तालिबान को आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में उसकी हिस्ट्री को समझ पाए। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये तालिबानी है कौन। तो दोस्तों 1994 में, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक स्टैटिक बता देता हूं। 1994 में इनका गठन हुआ था और 1996 से लेके दोस्तों 1996 से लेके 2001 तक इनकी सरकार थी अफगानिस्तान के अंदर। 1990s में अफगान सिविल वॉर यानी 1990 के दशक में दोस्तों 1979 से लेके 1979, मैं आपको सारी बातें इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाऊंगा। 1979 में जब यूएसएसआर अफगान में इंटरवीन करता है, तब से लेके 1991 तक यूएसएसआर का पूरा इफेक्ट रहता है, मतलब पूरा यहां पे यूएसएसआर सक्रिय रहता है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में सिविल वॉर चलता है। अफगानिस्तान के जो ग्रुप्स हैं जिनको हम मुजाहिदीन के नाम से जानते हैं, ये मुजाहिदीन सोवियत फोर्सेस के खिलाफ 1980s में ये लोग लड़ रहे थे। ये अफगान रेजिस्टेंस फाइटर्स थे, या आप कह सकते हैं एक फोर्स था जो कि सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहा था। इनका एक ही एजेंडा था, इनका एक ही मोटिव कह सकते हैं, वो ये था कि देश को इस्लामिक लॉ से चलाना है, यानी देश में शरीयत को छोड़ के और किसी भी तरीके का कानून जो है वो नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरीके का फॉरेन इन्फ्लुएंस ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए दोस्तों इस वीडियो में हम थोड़ा सा समझते हैं कोल्ड वॉर का क्या रोल था। आप देख पा रहे हैं यहां पे यूएसए है और ये यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उसके बाद जो जीते हुए प्रदेश थे, यानी जो जर्मनी जो था, ये मेन सेंट्रल, हम कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट था। और इसको जब इन लोगों ने हराया, उसमें यूएसए यूएसएसआर सभी एक साथ मिलकर जर्मनी को हराने की कोशिश कर रहे थे। और फाइनली जब इन्हें सफलता मिली, तो जर्मनी को इन लोगों ने दोस्तों बांट दिया। ये आप देख पा रहे हैं, ये 1945 के आसपास उसी समय का ये मैप है। और जर्मनी को इन लोगों ने ईस्ट और वेस्ट दो पार्ट में बांट दिया। यहां पे दोस्तों जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, यूएसएसआर के जो भी इसके तरफ के जो देश थे, जो यूएसएसआर के दोस्त कहे जाते थे, ये सभी, इनको जो है ईस्ट जर्मनी का पार्ट मिला, जबकि यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, इन सभी देशों को वेस्ट जर्मनी का पार्ट मिला। सवाल उठता है कि ये बर्लिन जो कि ईस्ट जर्मनी में पड़ता था, इसको कैसे बांटा जाए। तो बर्लिन को भी दो पार्ट में बांट दिया गया दोस्तों, जिसपे कि जो यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, और इधर जो यूएसएसआर जैसे देश हैं, इन दोनों को मतलब बांटा गया। बर्लिन को भी ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में बांट दिया गया, और यहीं से लड़ाई शुरू होती है। दोस्तों ये कभी भी आमने सामने नहीं लड़ सकते। यहां पे दो देशों के बारे में हम बात कर रहे हैं, यूएसए और यूएसएसआर की। जो यूएसएसआर था और यूएसए, ये दोनों बहुत बड़ी शक्तियां हैं पूरी दुनिया की। ये दोनों आपस में कभी एक दूसरे के आमने सामने, मतलब हम कह सकते हैं लड़ाई के मैदान में ये कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए, लेकिन इनके बीच में कंपटीशन, अपनी आइडियोलॉजीज को मतलब पूरी दुनिया पे थोपने का एक जो जुनून सवार था, इसीलिए ये लड़ाई शुरू हुई थी। ये जो शीत युद्ध है, ये जो कोल्ड वॉर है, वो शुरू हुआ था। ये एक तरफ अमेरिका था जो कि कैपिटलिस्ट कंट्री, जो पूंजीवादी देश था, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन जो कि कम्युनिस्ट देश था।
ये दोनों आपस में अपनी आइडियोलॉजीज को पूरी दुनिया में एक्सपेंड करना चाहते थे और इन्होंने सेंट्रल एशिया में एंट्री करने की कोशिश की। यूएसएसआर को एक मौका मिला 1979 के अंदर। आइए दोस्तों हम पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं। 1979 के अंदर जब यूएसएसआर की एंट्री होती है तो उसी समय से सोवियत अफगान वॉर शुरू होता है। सोवियत अफगान वॉर की हिस्ट्री में हम चलते हैं तो 1978 में दोस्तों नूर मोहम्मद तरक्की जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का था, उसको यूएसएसआर की मदद से वहां का हेड बना दिया जाता है अफगानिस्तान का, जो कि दाऊद खान को रिप्लेस करता है। और इस तरीके से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाती है अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर के सपोर्ट से, जिन्होंने की अपोजिशन को ब्रूटली सप्रेस किया। यहां तक कि जो सिविलियंस, अनार्म्ड सिविलियंस थे, उनको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, यानी कम्युनिस्ट जो पार्टी के लोग थे इन लोगों ने नहीं छोड़ा। और इस तरीके से जब आम सिविलियन पे हमला होने लगा तो एक एंटी गवर्नमेंट, कहते हैं कि पूरे देश में विद्रोह हो गया इस गवर्नमेंट के खिलाफ। और इसी में एक राइवल था हफीजुल्लाह अमीन, उसको मार दिया गया। यहां पे अभी आप समझिए 1978 के आसपास की बात हो रही है, यहां पे यूएसएसआर की डायरेक्ट एंट्री नहीं हुई है। हफीजुल्लाह अमीन जो है यहां पे कम्युनिस्ट जो तराकी था इसको मार देता है और खुद प्रेसिडेंट बन जाता है। जैसे ही इसको मारा जाता है तो सोवियत यूनियन जो है इंटरवीन करता है। सोवियत आर्मी को 24 दिसंबर 1979 को काबुल में डिप्लॉय किया जाता है और यह डिप्लॉय करने के बाद आमीन को मार दिया जाता है और बाबरा करमाल इसको प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। जैसे ही यहां पे यूएसएसआर का डायरेक्ट इन्वेजन होता है अफगानिस्तान में, यहीं पे मौका मिल जाता है यूएसए को सेंट्रल एशिया में एंट्री करने का, क्योंकि अफगानिस्तान ना तो यूएसएसआर का पार्ट है ना यूएसए का पार्ट है। जबरदस्ती यूएसएसआर वहां पे एंट्री कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे, अपनी सोच को थोपने के लिए, बढ़ाने के लिए। यहीं पे अमेरिका को मिल जाता है और अमेरिका जो लोकल अफगानी लोग थे, जो लोकल ट्राइबल ग्रुप था, जो लोकल वहां के अफगानिस्तान के प्रॉपर रहने वाले लोग थे, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग थे, उनको उकसाने का काम करता है। और इस तरह से उकसाते उकसाते उन लोगों को वेपन और मॉनेटरी सपोर्ट, हर चीज प्रोवाइड करता है ताकि वो यूएसएसआर की जो आर्मी है उसके खिलाफ लड़ सके। उसी ग्रुप को कहते हैं दोस्तों मुजाहिदीन। और इस तरीके से सोवियत आर्मी का पूरे सिटीज और टाउन्स पे कब्जा हो जाता है, क्योंकि यूएसएसआर इतना बड़ा देश है, वो जो मन में आए वो कर सकता था। और यूएसए जैसे देशों की मदद से ये जो मुजाहिदीन है, इन लोगों का जो वहां के लोकल लोग थे वो रूरल पार्ट पे कब्जा कर लेते हैं। फाइनली इनको काफी नुकसान होता है। बीते जो 1979 से 87 के बीच में बहुत लड़ाइयां होती हैं और यूएसएसआर को भारी नुकसान होता है दोस्तों, काफी सैनिक इनके मारे जाते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव जो 1987 में पावर में आते हैं, इन्होंने फाइनली डिक्लेयर किया कि 1989 15 फेब को हम यहां से चले जाएंगे, अफगानिस्तान से हमारी पूरी की पूरी सेना जो है वो वापस चली जाएगी। और इस तरीके से यूएसएसआर के जाने के बाद अफगानिस्तान जो है वो मुजाहिदीनों के हाथ में चला गया। और मुजाहिदीनों ने 1992 में पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी आप देख पा रहे हैं कि सपोज मान लीजिए एक देश है यूएसएसआर, इसके खिलाफ दुनिया भर के ये जो है ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो आपस में लड़ने लगे। ये कब की कहानी है दोस्तों? ये 1979 के आसपास की कहानी है। जब ये यूएसएसआर यहां से चला गया तो ये जो ग्रुप थे जो कि यूएसएसआर से लड़ रहे थे, इनमें से बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो कि वापस चले गए। मतलब इन लोगों ने सोचा कि यूएसएसआर चला गया, हमारी कहानी खत्म। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनका टारगेट ही था कि देश पे अपना कब्जा करना है। उसी ग्रुप में से एक ग्रुप था जिसको हम तालिबान के नाम से जानेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों हम कि ये तालिबान जो है ये फाइनली कैसे हुआ। आपको मुजाहिदीनों के बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज क्लियर हुआ कि ये मुजाहिदीन कौन थे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि करीब 20 लाख सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी अफगान सिविलियन वॉर में। जो अफगान सिविलियंस मारे गए थे, जो ये सोवियत अफगान वॉर था, इसमें करीब 20 लाख अफगान सिविलियंस जो थे वो मारे गए थे। दोस्तों माई एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। यहां पे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, रेलवे, इन सभी
जो भी एग्जाम्स हैं इसकी तैयारी कराई जाती है एक्सपर्ट टीम के द्वारा। आप माई एकेडमी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसी वीडियो के एंड में मैं आपको वेबसाइट एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, राइज ऑफ तालिबान। अब देखते हैं, हम डायरेक्ट तालिबान पे आते हैं और तालिबान के गठन की बात करते हैं। अफगानिस्तान, मैं बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। ये देखिए, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में 34 प्रोविंसेस, 34 प्रांत में से एक प्रांत है कंधार का। कंधार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कंधार प्लेन हाईजैक के बारे में। कंधार के 12 डिस्ट्रिक्ट, कंधार एक प्रोविंस है जिसमें 12 डिस्ट्रिक्ट है, और इसी 12 डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है खाकरेज। खाकरेज जिले में एक गांव है दोस्तों, चाह ए हिम्मती। उसमें उस गांव में एक मौलवी साहब रहते थे जिनका नाम था गुलाम नबी अखुंद। दोस्तों, इस चीज को समझिए। अफगानिस्तान के कंधार में, कंधार के खाकरेज डिस्ट्रिक्ट में चाह ए हिम्मती गांव में मौलवी गुलाम नबी अखुंद रहते थे। उनका लड़का हुआ उमर। इन्हीं मौलवी साहब का लड़का था उमर। ये उमर के कुछ ही दिनों के बाद गुलाम नबी अखुंद जो है वो मतलब स्वर्गवास चले गए, इनकी डेथ हो जाती है। और जो ये उमर की मां है, ये नई शादी कर लेती हैं। वो जो नया कह सकते हैं जो न्यू फादर था, वो और भी ज्यादा रिलीजियस था, धर्म से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, ये मोहम्मद उमर के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1970s में, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। 1970s में, 1970 के दशक में उमर एक सीधा साधा बच्चा था जो कि 70 के दशक में कंधार आता है। ये आपको मैंने बताया ये पिछले वीडियो में कि चाह ए हिम्मती गांव का रहने वाला था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। ये अपने बगल के शहर यानी कंधार में आता है हायर स्टडीज के लिए, और उसी समय 1979 के अंदर यूएसएसआर का अटैक हो जाता है। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे ही यूएसएसआर का अटैक होता है तो यूएसए, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, इजिप्ट और सऊदी अरबिया जैसे कुछ देश हैं जो कि वहां के जो लोकल लोग थे उनको आर्म्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इन सोवियत के खिलाफ लड़ने के लिए। और इस तरीके से अफगान वॉर, जो सोवियत अफगान वॉर है, 78 से लेकर 91-92 तक ये वॉर जो है वो चलता है। और इसी ग्रुप को कहते हैं दोस्तों मुजाहिदीन। जो ये दोस्तों मोहम्मद उमर था, ये अपनी आंख, दरअसल दोस्तों ये 3 लड़ाई लड़ता है सोवियत जो संघ है यूएसएसआर के अगेंस्ट में, 3 लड़ाई लड़ता है। तीसरी लड़ाई में ये अपनी आंख खो देता है। 1989 के अंदर जब सोवियत, मैंने आपको बताया मिखाइल साहब जो थे वो पावर में आते हैं यूएसएसआर के अंडर में, और उन्होंने फाइनली फेब 1989 के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे सोल्जर्स वापस चले जाएंगे। इसी में दोस्तों जब वापस चले जाते हैं तो जो भी मुजाहिदीनों का ग्रुप था वो सभी भी वापस अपने काम में लौट जाते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो पढ़ने के लिए, जो जॉब वाले थे वो जॉब में चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप थे जो कि अफगानिस्तान में रह के अफगानिस्तान पे शासन करना चाहते थे। उन्होंने वहां पे कुछ एरिया को कब्जा भी कर लिया, और इस तरीके से काफी करप्शन, अराजकता और इस तरह का माहौल हो गया। अब जो वहां के वो जो अराजकता फैला रहे थे, करप्शन फैला रहे थे, उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप के लीडर की तलाश की गई। तलाशी में मुल्ला उमर, मतलब वो लोग एक ऐसे लीडर को तलाश कर रहे थे जिनका पॉलिटिकली कोई कनेक्शन नहीं था। और इसी क्रम में मुल्ला उमर को ये लोग ढूंढ लेते हैं, जो कि ये मैंने इस वीडियो में बताया, मुल्ला उमर ये वापस चला गया था। और मुल्ला उमर जो था ये वापस, मतलब जब ये लड़ाई खत्म हुई थी तो ये चला गया था। और जिस गांव में इसकी ये तीसरी ये जो आंख आप देख पा रहे हैं, इसकी जो राइट आई खराब हुई है, ये सिंगेसर गांव की लड़ाई में ही खराब हुई थी। तो ये सिंगेसर गांव वापस चला जाता है और वहीं पे जाके ये मौलवी बन जाता है। अब यहां पे मुल्ला उमर को ही सेलेक्ट किया जाता है एक ग्रुप के द्वारा, जिस ग्रुप को हम कहते हैं तालिब। तालिब का दोस्तों मतलब होता है धार्मिक बच्चे, मतलब रिलीजियस जो स्टूडेंट्स थे। और इस्लाम में मदरसे के अंदर जो भी स्टूडेंट्स पाए जाते हैं उनको कहते हैं तालिब। और इस तरीके से जो तालिब का ग्रुप था वो मुल्ला उमर को अपना नेता बनाता है, नेता चुनता है, क्योंकि इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था। और मुल्ला उमर वहां से हेड बन जाता है। और फिर ये लोग धीरे धीरे करके एक एक नियर बाई जो भी सिटीज थे उस पर ये लोग कब्जा करते हैं।
दोस्तों जब यूएसएसआर गया था तो एक जगह है जो कंधार के पेरीफेरी में है, स्पिन बोल्दाक। यहां पे उन लोगों ने कुछ हथियार छुपा दिए थे और ये लोग वैसे ही छोड़ के चले गए थे यूएसएसआर वाले। जब इस बात की खबर तालिबान को मिलती है तो तालिबान अटैक करता है स्पिन बोल्दाक पे और वहां से वेपन को कैप्चर करता है और उसी वेपन के द्वारा ये लोग 1994 से लेके मतलब धीरे धीरे करके काबुल पे कब्जा करते। काबुल, हेरात, कंधार आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1990s में इन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है और इसी वेपन के दम पे ये लोग पूरे अफगानिस्तान पे धीरे धीरे करके अपना शासन बढ़ाने लगते हैं। 1996 के अंदर 1996 के अंदर मुल्ला उमर को आमिर अल मोमिनीन का जो एक आप कह सकते हैं कि एक पद होता है इस्लाम में, वो पद इनको दिया जाता है एक काउंसिल के द्वारा। अफगानिस्तान को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान घोषित कर दिया जाता है और इसका जो हम कह सकते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान का शासन चलता है। ये तालिब ग्रुप जो है आगे चल के तालिबान बन जाता है और 1996 पे इन लोगों ने ऑफिशियली अपने आप को अफगानिस्तान का कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में इन लोगों ने सरकार बना ली। और इनका मोस्ट इनफेमस डिसीजन जो था वो था दोस्तों जो बुद्धा स्टैच्यू बामियान के अंदर, अफगानिस्तान में बुद्ध धर्म का काफी इंफ्लुएंस है दोस्तों और वहां पे भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, खूब बड़ी सी एक प्रतिमा थी बामियान के अंदर, आप लोगों ने और भी वीडियोस में देखा होगा। उस बामियान में बुद्धा के स्टैच्यू को ये लोग क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। आपको ये एक इनफेमस डिसीजन था जो कि दूसरे धर्म के जो भी, क्योंकि इन लोगों के धर्म में ये पूरे देश को इस्लामिस्ट जो इस्लामिक लॉ है उसके अकॉर्डिंग चलाते थे। तो उसमें इनका एक जो कह सकते हैं इनफेमस डिसीजन था वो था बामियान में बुद्ध की मूर्ति को उड़ाना। नेक्स्ट उनका जो एक जो उनके कार्यकाल में घटित घटना है वो है कांधार हाईजैक। दोस्तों इंडियन एयरलाइंस कांधार हाईजैक के बारे में आप लोग जानते होंगे। 1999 के अंदर कांधार हाईजैक जो प्लेन हुआ था इंडियन एयरलाइंस का IC-814, यही प्लेन था, इसको हाईजैक किया गया था। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। काठमांडू नेपाल से एक प्लेन, इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। रास्ते में 5 टेररिस्ट उसको कैप्चर करते हैं और इसको सीधे दुबई के रास्ते ये लोग कंधार लेके जाते हैं। हाईजैकर्स दुबई में 176 जो भी पैसेंजर्स थे उसमें से 27 को ये लोग दुबई में ही रिलीज कर देते हैं। ये लोग कंधार हाईजैक के पीछे जो मेन आतंकवादियों का जो ग्रुप था उनका एक ही मोटिव था, इस्लामिस्ट टेररिस्ट जो कि भारत की जेल में बंद हैं उनको रिलीज करना। दोस्तों ये जो कांधार हाईजैक था, इस पूरे घटना में कुल मिला के 7 दिन तक ये जो प्लेन है इसमें यात्री बंधक बने रहे और फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इन लोग जो है वो 3 टेररिस्ट मुश्ताक अहमद जरगार, अहमद उमर सईद शेख और मसूद अजहर, इन तीनों को छोड़ने के लिए भारत सरकार राजी हो जाती है। इस तरीके से कंधार जो हाईजैक में IC-814 जो प्लेन था उसको छुड़ाया जाता है इन 3 आतंकवादियों की रिहाई के बाद। दोस्तों ये तो कुछ ऐसी घटनाएं थी जिससे तालिबान पूरी दुनिया में चर्चे में आया था। यहां पे तालिबान के लोगों ने IC-814 को हाईजैक नहीं किया था। यहां पे तालिबान का रोल यहां पे इसलिए दोस्तों क्योंकि कांधार जो जगह है अफगानिस्तान उस समय तालिबान के ही कब्जे में था। मतलब पूरा अफगानिस्तान पे तालिबान का शासन था और कांधार में जब ये देख पा रहे हैं आप, इंडियन एयरलाइंस का जब प्लेन यहां पे लैंड किया गया था तो जो तालिबानी थे उन लोगों का सपोर्ट था उन टेररिस्ट को, इसलिए यहां पे कांधार हाईजैक जो है वो तालिबान से रिलेट करता है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि यूएस जो है
अभी आपने देखा होगा कि बीते 31 अगस्त तक उनका था कि जो बाइडन की सरकार है, जो बाइडन ने कहा था कि हम अपनी जो सेना है उसको हम लोग वापस कर लेंगे, यानी अमेरिका वापस बुला लेंगे 31 अगस्त तक, और फाइनली 30 अगस्त की रात में उनके सारे सोल्जर्स वापस चले जाते हैं। तो 20 साल तक, यानी 2001 से लेके, यानी 2001 से लेके 2021 तक यूएस सोल्जर्स अफगानिस्तान में क्यों थे, इसके पीछे का क्या कारण है, कैसे यूएस सोल्जर्स की ऑफिशियली एंट्री होती है अफगानिस्तान के अंदर। दोस्तों इससे पहले आपने अभी एक घटना जरूर सुनी होगी। 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था न्यूयॉर्क सिटी और वॉशिंगटन डीसी में, जो कुछ प्लेन्स को हाईजैक किया गया था और 19 आतंकवादियों ने मिलकर प्लेन को हाईजैक किया और ये लोग जो है अलग अलग टावर्स में ले जाके इन लोगों ने विस्फोट किया था। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इसमें अलकायदा का हाथ था। यूएस एजेंसीज ने तुरंत ही पता लगाया और उन लोगों ने कहा कि इसमें अलकायदा का हाथ है, और अलकायदा जो है वो अफगानिस्तान की जमीन को यूज कर रहा है। उसको उस समय जो मुल्ला उमर था, यानी तालिबान का जो हेड था, यूएसए है, उसने मुल्ला उमर से कहा कि आप जो भी ये अलकायदा के लोग हैं इनको हमारे हवाले करिए। मुल्ला उमर टोटली रिफ्यूज कर जाता है, वो मना कर देता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे यहां से कुछ भी नहीं है, और वो मना कर देता है। फाइनली उसी साल 2001 में एक महीने के अंदर ही जो यूएस गवर्नमेंट है वो आप अटैक करती है अफगानिस्तान के अंदर। यूएस सोल्जर्स जो हैं वो अफगानिस्तान में आते हैं और वहाँ की जो तालिबान सरकार है उसको उखाड़ फेंकते हैं, और मोहम्मद जो मुल्ला उमर है वो वहाँ से वापस भाग जाता है। कुछ ही दिनों के बाद, मतलब हम देख सकते हैं कुछ सालों के बाद, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में पकड़ा जाता है और वहाँ पे अमेरिकी सोल्जर्स के द्वारा उसे मार दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि तालिबान का उदय कैसे हुआ। तालिबान जो वहाँ के लोकल कह सकते हैं, जो वहाँ के लोकल लोग थे जो यूएसएसआर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उनको यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया जैसे जो देश थे उनका सपोर्ट मिला वहाँ के लोकल लोगों का, और बाद में वही लोकल जो है वो मुजाहिदीन के रूप में पहले उभर के आते हैं, धीरे धीरे वहाँ पे कब्जा करने लगते हैं, और कब्जा करने के बाद जब वहाँ पे करप्शन और ये सारी चीजें फैलने लगती हैं तो कुछ ग्रुप जो हैं जो कि करप्शन फैलाने के लिए जिम्मेदार थे, रिस्पॉन्सिबल थे, उन ग्रुप से लड़ने के लिए एक नया ग्रुप बनता है जिसको तालिब कहते हैं। तालिब का मतलब होता है दोस्तों धार्मिक छात्र, यानी जो भी स्टूडेंट्स, रिलीजियस स्टूडेंट्स मदरसे में पढ़ते थे, उन्हीं का एक ग्रुप होता है, तैयार होता है, जिसका हेड होता है मुल्ला उमर। और इस तरीके से 1994 में इसका गठन होता है। 1996 के अंदर ये ऑफिशियली जो है वहां पे सरकार बनाते हैं। 2001 तक ये वहां पे शासन करते हैं। ये एक बेसिक जो कहानी थी जो कि तालिबान के बारे में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर मुझे बताएं। दोस्तों बहुत जल्दी ही मैं आपको तालिबान गवर्नमेंट जो अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में फॉर्म हुई है, इस पे भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, जो भी उसमें लीडर्स हैं उनका क्या पास्ट, उनकी हिस्ट्री और सारी चीजें मैं आपको उस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाऊंगा। अगर आप भी रेलवे बैच से जुड़ना चाहते हैं, एसएससी के बैच से जुड़ना चाहते हैं, एक्सपर्ट टीम के द्वारा एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप भी माई एकेडमी से जुड़ सकते हैं। ये माई एकेडमी ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ये सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जो भी बेसिक था वो मैं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।